अरबी मालिक 13-14 साला लड़कियों का शौकीन था। मुझे 2000 रियाल तनख्वाह मिलती थी, इसलिए अरबी मालिक की हर बात मानती। एक रात अरबी कहने लगा, दुबई से ज़बरदस्त लड़कियों की खेप आ रही है, तुम तैयारी रखो। मैंने खुशबू लगाकर फुल कमरा महका दिया और इंतज़ार करने लगी। रात हुई तो होश उड़ गए। इस रात अरबी ने मेरे साथ मैं सऊदीया में नौकरी के सिलसिले में आई, जिस मालिक के घर में काम करती। मालिक बड़ा ही दयालु किस्म का था, और जो बात मुझे इसमें अजीब लगी वो ये कि इसके घर में जितनी मुलाजमी थी सारी 14 साला लड़कियां थी। मेरी उम्र तो 20 साल थी, लेकिन मेरा कद थोड़ा छोटा था और देखने में भी मैं दुबली पतली थी, और ख़ुद को छोटा जाहिर करना तो हम लड़कियों की वैसे ही आदत होती है। आवाज़ भी मेरी थोड़ी बारीक सी थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी 14 साल की हूँ। तो मालिक ने मुझे भी मुलाजमत पर रख लिया, क्योंकि मालिक ने मुझसे सवाल ही यही किया था। कहने लगे, तुम्हारी उम्र 14 साल ही है ना? क्योंकि मैं अपने घर में 14 साल से बड़ी उम्र की लड़कियों को मुलाजिम नहीं रखता। मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत थी। इसमें मैंने कहा, जी जी, मैं 14 साल की ही हूँ। मैंने साफ झूठ बोला था, क्योंकि मुझे नौकरी की ज़रूरत थी और मैंने सुना था कि ये अरबी मालिक बड़ा ही दयालु है। मैंने भी इस बात से फ़ायदा उठाते हुए इसकी नौकरी करना शुरू कर दी। अजीब बात यह थी कि इस अरबी मालिक की शादी नहीं हुई थी, हालांकि इसकी उम्र 50 के लगभग थी। 8-14 साला लड़कियां इसके घर में काम करती थी और वही रहती थी। मैंने नोट किया कि वो लड़कियां बड़ी गुमसुम सी रहती थीं। मैं अगर इनसे बात भी करती तो वो मुझसे ठीक से किसी बात का जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मैं नई नई इस बंगले में गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इनसे पूछूं कि मालिक किस बात से ज़्यादा खुश होता है। मैं असल में बड़ी तेज़ तराज किस्म की लड़की थी, इसलिए चाहती थी कि बहुत कम अरसे में मालिक का दिल जीत लूं और वो मेरी तनख्वाह और भी ज़्यादा बढ़ा दें। मियाँ वाली में मेरी माँ और बहनें किराए के मकान में रहते थे, और मैं चाहती थी कि कम वक्त में इतना कमा लूँ कि अपना घर बना लूँ। हालांकि अरबी मालिक अच्छी तनख्वाह दे रहा था, पूरे 2200 रियाल तक, लेकिन मेरे घर के अखराजात बहुत थे और कमाने वाली सिर्फ मैं थी। फिर मेरी ख्वाहिशात भी ज़्यादा थीं और ज़रूरियात भी। मैं पाकिस्तान से कमाने के लिए ही तो आई थी, इसलिए चाहती थी कि दोनों हाथों से कमाऊं। इसलिए जब मैंने दूसरी मुलाजमा लड़की को सवाल किया कि इसे क्या पसंद है, तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और वहाँ से चली गई। मैं कंधे उचका के रह गई कि न जाने इसे क्या हुआ है। मैंने तो एक आम नवीयत का सवाल किया है, ये तो यूं घबरा रही है जैसे कि पता नहीं क्या हो। रात को खाना बनाते वक्त मैंने एक दूसरी लड़की से पूछा कि मालिक को कौन सी चीज़ खाने में ज़्यादा पसंद है, तो कहने लगी, कुछ भी बना लो, वो कोई एतराज़ नहीं करता। मैंने कहा, फिर भी कोई चीज़ तो ऐसी होगी जिसे खा के वो खुश हो जाए। मैं चाहती थी कि आज का खाना मैं बनाऊं, और ऐसा बनाऊं कि मालिक उंगलियां चाटता रह जाए, और वो बनाऊं जो मालिक को पसंद हो, ताकि वो मेरी तारीफ करे। हो सकता है खुश होकर मुझे कुछ रियाली इनाम के तौर पर दे दे। लेकिन इस लड़की ने जबान नहीं खोली। बहरहाल मैंने इससे पूछकर खाना बना लिया, लेकिन बनाया बहुत मज़े का था। मेरे हाथ में बहुत जायका था। मालिक ने जब खाना खाया तो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, आज खाना किसने बनाया है? मैंने बड़ा अतराते हुए कहा कि मैंने बनाया है। वो कहने लगा, आज से खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर यही हुआ जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। इसने अपनी जेब से अपना बटुआ निकाला और 1000 रियाल मेरे हाथ में रख दिए। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने ज़्यादा पैसे तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मालिक कहने लगा, यूं ही मुझे खुश रखोगी तो ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक कर्बनाक अजियत थी। एक बार मैं अपने क्वार्टर में सो रही थी कि मुझे एक लड़की की सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा जैसे मेरे क्वार्टर में ही सोई हुई है लड़कियां आपस में सरगोशी कर रही हैं। मैं शुरू से नींद की कच्ची थी, इसलिए
मेरी फौरन से आंख खुल गई। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि कौन सी लड़कियां आपस में सरगोशी कर रही हैं, लेकिन जो लड़की मेरे बराबर सो रही थी वो तो गहरी नींद में थी। शायद दूसरे बेड पर लेटी हुई लड़कियां आपस में सरगोशी कर रही थी। वो इस कदर धीरे धीरे बात कर रही थी कि मुझे इनकी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बार बार वो मालिक मालिक कह रही थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मालिक के मुतल्लिक बात कर रही थी, लेकिन बातें क्या कर रही थी ये नहीं मालूम। अभी मैं इसी बातों में कान लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि सुन सकूं कि बातें हो क्या रही हैं कि अचानक मुझे बराबर वाले क्वार्टर का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। मुझे यूं लगा जैसे बराबर वाले क्वार्टर के दरवाजे को खोला गया है, क्योंकि 4 लड़कियां मुझे मिलाकर इस क्वार्टर में सोती थीं और 4 ही बराबर वाले क्वार्टर में। फिर मुझे लड़कियों की आवाज़ें बाहर से आनी शुरू हो गई, जैसे कि कोई लड़कियों को बाहर निकलने के लिए कह रहा है। इस शोर की वजह से जो लड़कियां मेरे कमरे में सरगोशी कर रही थीं वो यकदम ही चुप हो गईं। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा कि मैं दरवाज़ा खोल के देख लूं कि आखिर बराबर वाले क्वार्टर की लड़कियों को हुआ क्या। रात के इस पहर वो कहाँ जा रही हैं और क्यों शोर मचा रखा है। लेकिन जैसे ही मैंने क्वार्टर पर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, यकदम ही किसी ने मेरी कलाई को पकड़ा था। मैं तो बुरी तरह से चौंक गई थी। देखा तो दूसरे बेड पर लेटी दोनों लड़कियों में से एक लड़की थी। कहने लगी कि तुम क्या पागल हो गई हो, इस टाइम दरवाज़ा खोल रही हो, तुम्हें पता नहीं किस मुसीबत में फंस जाओगी। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैंने कहा क्या है तुम्हारी बात का मतलब। तो वह कहने लगी आहिस्ता बात करो, किसी को शक हो गया तो हम भी जाएंगे। मैं इसके बाद समझ नहीं पाई थी कि हम कहाँ चले जाएंगे। बहरहाल इसने मुझे अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और फिर मुझे लेकर मेरे बेड पर आ गई। मुझे बिठाकर फिर से कहने लगी कि देखो यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, इसके मुतालिक तुम तफ्तीश ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अपने काम से आई हो, अपने काम पर काम रखो, ज़्यादा सवाल और जवाब मत किया करो, हमसे ना किसी और से। अगर मालिक ने देख लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं अभी भी इस लड़की की बात नहीं समझ पाई थी, लेकिन बहरहाल खामोश हो गई। दूसरे दिन जब काम के लिए हम लोग बंगले के अंदर दाखिल हुए तो बाकी की 2 लड़कियां मुझे नज़र नहीं आई। हम टोटल 8 लड़कियां थीं। 4 एक क्वार्टर में रहती थी और 4 दूसरे क्वार्टर में, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सोने वाली 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां गायब थीं। मैंने इसी रात वाली लड़की से पूछा कि वो 2 लड़कियां कहाँ हैं, तो वो मुझे आंखें दिखाने लगी और धीरे से मुझे सर्दिश करते हुए बोली कि तुम्हें कहा था ना कि खामोश रहो, तुम क्यों उल्टे सीधे सवाल करती हो। ये कहकर वो फटाफट से सिंक में रखे बर्तन धोने लगी। मैंने नाश्ता बनाया, लेकिन मेरा दिमाग बस इसी बात की जानिब घूमे जा रहा था कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। जिसे ही मैंने नाश्ता मालिक के लिए डाइनिंग टेबल पर रखा। मालिक फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहे थे हाँ, आज सिंगापुर के लिए मैंने खेप तैयार कर ली है, बहुत जल्द ही माल भेज रहा हूँ। मैंने बहरहाल जैसे ही मालिक के कप में चाय डालकर पलट कर देखा तो बाकी की लड़कियों के रंग फक हुए थे। वो मालिक की बात सुनकर बड़ी सहमी सहमी सी लगने लगी। मुझे हैरत हुई थी कि मालिक तो अपने कारोबार की बात कर रहे हैं, फ़ोन पर लड़कियां क्यों इतनी घबराई हुई हैं और सहमी हुई सी हैं। मुझे तो अब इस बात की खोज लग गई थी। मैं वजह जानना चाहती थी, लेकिन वो लड़कियां तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। मैं बहाने बहाने से कई बार इनसे पूछ चुकी थी, लेकिन मजाल है कि उन्होंने एक बात भी बताई हो। कुछ दिन बाद ही मेरे मालिक ने फिर से 14 साल की लड़कियों को मुलाजमत में रख दिया। वो लड़कियां बिल्कुल नई थीं। मुझे हैरत होती कि मालिक 14 साल की लड़कियों को ही क्यों नौकरी में रखते हैं। एक बार मैंने सोचा कि मुझे मालिक से पूछ लेना चाहिए। मैंने मालिक से जब ये पूछा तो मुझे कुछ देर तो वो गौर से देखते रहे, फिर कहने लगे मुझे 14 साल की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे इनका जवाब कुछ अजीब सा लगा था।
भला ये भी कोई बात थी। बहरहाल एक बार मुझे क्वार्टर में काफ़ी घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए मैं अपने क्वार्टर से बाहर निकल गई। मेरा इरादा बागीचे में चहलकदमी करने का था और मैं वही कर रही थी। बागीचे में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं किसी की नज़रों में नहीं आ रही थी। काफ़ी देर मैं बागीचे में ताज़ी ठंडी हवा खाती रही कि अचानक से मेन गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। चौकीदार जो कुर्सी पर बैठा नींद में ऊँघ रहा था, और इस बात से बेखबर था कि मैं बागीचे में ही टहल रही हूँ। वो जल्दी से अपनी नींद से जागा और मेन गेट खोलने लगा। मैं इस वक्त एक दरख्त के पास खड़ी थी। बागीचे में बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। मैं वहीं खड़ी रही। मुझे पता था कि मालिक ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे डांटेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्वार्टर से बाहर क्यों नहीं निकली। वो इस बात पर बहुत बुरा मनाते थे, लेकिन इसके बाद जो नज़ारा मुझे देखने को मिला, मेरे होश उड़ के रह गए। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो इसमें बहुत सारी लड़कियां थीं। सारी की सारी 14 साल की थीं। मालिक कहने लगा कि आज तो अल्लाह ने हमें बाल बाल बचा लिया, आज तो हम पकड़े जाते। ये कहकर वो गाड़ी से नीचे उतरे। इनके साथ 2-3 गार्ड और भी थे जो लड़कियों को बंदूकें ताने बंगले के अंदर ले गए। ये देखकर मैं खौफजदा सी हो गई थी, लेकिन मालिक बाहर नहीं गए। फोन पर ही किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं सिंगापुर इन लड़कियों की खेप भेजने ही वाला था, लेकिन एन टाइम पर पुलिस ने छापा मार दिया। शुक्र है कि अभी मैंने इन्हें रवाना नहीं किया था, वरना तो आज मैं पकड़ा जाता। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम के रह गया था। ये सब क्या चक्कर था। मुझे इन लड़कियों के सहम जाने की वजह समझ आ गई थी कि वे क्यों डरती थीं और क्या सरगोशियां करती थी। मेरा मालिक लड़कियों को दूसरे ममालिक में भेजता था और वो सारी की सारी लड़कियां ज़्यादातर 14 साल थीं। लेकिन ये लड़कियां आती कहाँ से थीं। दरख्त के पास खड़े मैं यही सोच रही थी कि जब मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी, वो चलाकर कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं तो पूरी की पूरी काम के रह गई थी। मुझसे तो बोला नहीं जा रहा था। मैंने कहा, मालिक वो मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। फिर कहने लगे, तुम मेरी सारी बातें सुन चुकी हो, इसका मतलब जानती हो। मालिक के सख्त लहजे पर मेरा दिल कांपा था। मैंने कहा, बेफिक्र रहें, मैं आपकी किसी बात को किसी से नहीं कहूँगी। मेरा यकीन करें, मैं तो खुद मजबूर हूँ। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, इसलिए ना तो मुझे नौकरी से निकालिएगा और ना ही मेरी तरफ से ये फिक्र करिएगा कि मैं आपके राज किसी के सामने फाश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम मुझे लड़की बड़ी समझदार लगती हो। फिर कहने लगे, कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें। मेरी वालिदा ने मुझे इसलिए यहाँ वीज़ा लगवा कर भेजा था ताकि मैं इन्हें अच्छी खासी रकम भेज सकूँ, वो मियाँ वाली में अपना घर बना सकें। मैं मियाँ वाली से यहाँ आई थी। मैंने इन्हें बोला कि मैं अपना घर चाहती हूँ। कहने लगे, ठीक है, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा घर मियाँ वाली में बनवा दूंगा। ये सुनना था कि मैं तो खुश हो गई। मैं लालची किस्म की लड़की थी। मालिक के साथ मिलकर मैं भी इन लड़कियों को खूब तैयार श्यार करके भेजा करती थी। वो लड़कियां रोती और मुझसे कहती कि क्यों तुम हम पर ये जुल्म कर रही हो। तुम चाहो तो हमें बचा सकती हो, क्योंकि मैं अब तक मालिक के राज जान चुकी थी। ये भी जानती थी कि मालिक मुझ पर भरोसा करने लगे हैं। मुझे तो मियाँ वाली में अपना तस्वराती बड़ा सा घर नजर आने लगा था, जो कि किसी बंगले से कम न था, क्योंकि मालिक ने मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाई थे। लेकिन एक बार जो कुछ हुआ वो देखकर मेरी रूह कांप उठी। आने वाली नई लड़कियों में मेरी छोटी बहन भी शामिल थी। इसे नशे के इंजेक्शन दिए गए थे। वो इस वक्त बेहोश में ना थी। मुझे याद आने लगा कि मेरी वालिदा का कुछ दिन पहले ही फ़ोन आया था। कह रही थी कि तुम्हारी छोटी बहन की दुबई में नौकरी लग गई है, अब वो वहाँ जाके कमाएगी तो हम बहुत जल्द अपना बड़ा सा घर बना लेंगे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन को दुबई में धोखे से लेके जाया गया है और वहाँ से वो यहाँ तक पहुँची थी। अगर मैं ये बात मालिक को बताती तो यकीनन मेरी बहन को ना छोड़ता। हाँ, मेरी अपनी जान खतरे में पड़ जाती। मुझे इन मजलूम लड़कियों के आंसू याद आने लगे, जो मेरे आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करती थी कि हमें बचा लो,
लेकिन मैं बेहिसी का मुजाहरा दिखाई देती थी। आज मेरी बहन भी मुझे इन्हीं लड़कियों की कतार में नजर आई। जिस साल में वो मुझे नजर आई थी, मैं जान चुकी थी कि वो अपनी इज्जत खो चुकी है। मैं रोने लगी, लेकिन अपने आंसू सब पर जाहिर नहीं कर सकती थी। अगर मालिक को शक भी हो जाता कि वो मेरी बहन है, तो बहन के साथ साथ मेरा भी सौदा कहीं ना कहीं हो जाता। इस रात जब सब सो गए तो मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। चौकीदार जानता था कि मैं मालिक की खास मुलाजमा हूँ, इसलिए मुझ पर कोई रोक टोक ना थी। पुलिस स्टेशन गई और जाके सारी खबर इन तक पहुंचा दी। थोड़ी देर में ही पुलिस वालों के साथ मैं खुद मालिक के घर पर आई थी। पुलिस वालों ने वहां पर छापा मारा और सारी लड़कियां बरामद कर ली। मालिक भी पकड़े गए थे। वो बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे, लेकिन मैं नजरें चुरा गई। जाते हुए कहने लगे, तुम क्या समझती हो, हमारे हाथ क्या छोटे हैं। 4 दिन में जेल से बाहर आ जाऊंगा और फिर अपना हशर सोच लेना कि क्या करूंगा। तुम दुनिया के जिस मर्जी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यह सुनकर मेरा दिल डर गया था, क्योंकि मैं जानती थी कि इन लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुझे अपनी जान की परवाह न थी। मैंने जल्द अज जल्द से लड़कियों के पासपोर्ट इस बंगले के एक लॉकर से ढूंढे और इन सब को वापस भेज दिया, अपनी बहन को भी, लेकिन खुद नहीं गई। अगर मैं भी चली जाती तो मेरी बहन की जान को भी खतरा होता। मैंने इसे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि अम्मा से कहना मियाँ वाली छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं। अगर मैं जिंदा बच गई तो वापस आ जाऊंगी। ये कहकर मैंने अपनी बहन को रवाना कर दिया। मेरी बहन रोते हुए यहाँ से गई थी, बार बार कह रही थी, आपी आप भी साथ चलें, हम पाकिस्तान में जाकर महफूज हो जाएंगे। लेकिन मैं जानती थी कि वो शख्स मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी बहन भी मुसीबत में आए। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया। अभी वो मालिक जेल में ही था, लेकिन मैं जानती थी कि ज़्यादा देर तक जेल में रहेगा नहीं। अब आप ही बताइए कि क्या मैंने ठीक किया, मुझे यही करना चाहिए था। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।